देखो देखो, कल मैंने जो पढ़ाया था वैद्युत विभव विद्युत विभवांतर के बारे में, डिफिनेशन का मात्रक का विमेय विमेय सूत्र, है ना। सारी चीजें क्लियर हो गई थी। और आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे कि अगर कोई बिंदु आवेश है, यानी कि कोई आवेश रखा हुआ है, तो उससे अगर हम कुछ आर दूरी पर या पी दूरी पर या ए दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर विद्युत विभव कितना हो। एक सर्टेन दूरी हमको दे दे, आवेश से सर्टेन दूरी, वहां पर वैद्युत विभव का मान कैसे निकाला है, क्या फार्मूला, क्योंकि अब उसमें दूरी भी तो है ना साथ में, तो उसके लिए एक डेरिवेशन होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, पॉइंट चार्ज, है ना। यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का आपको फार्मूला जनरेट करना है। आई बात समझ। तो चलो हेडिंग बना ले, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बनाओ हेडिंग, हेडिंग बनाओ, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश और वैद्युत, ठीक है, ये पढ़ना है हमको आज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो, बिंदु आवेश और वैद्युत विभव निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एक पॉइंट चार्ज ले लेना। पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश ले लेना, मतलब एक ऐसा आवेश हमको लेना है जिसको जिसको हम मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम मान के चलते हैं ओ है ना। ये है ओ पॉइंट। तो इस ओ पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ये एक पॉइंट चार्ज जैसा लगेगा, ठीक। ये ओ पॉइंट है, यानी ओ बिंदु है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक। तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। अब उसी वैद्युत क्षेत्र में पॉइंट पी लेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि वैद्युत विभव कितना है, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से किसी एकांक दर परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य है। V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये तो है। तो हम अनंत से एक आवेश को इसके क्षेत्र में लाएंगे, और फिर हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यानी कि विस्थापन करेंगे उस आवेश, परीक्षण आवेश के लिए, क्योंकि उस पर तो फोर्स लगेगा ना। फिर हम देखेंगे कितना कार्य हुआ, और फिर उस छोटे से कार्य का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वो अनंत से लाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। कई बार समझ में। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लें, वो बिंदु जो है आर दूरी पर, यहाँ पे ले लेते हैं। ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम हम पी दे देते हैं। और ये जो बिंदु है, ये इससे कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ अनंत से हमको धन परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाना, फिर देखना है कितना कार्य किया, है ना। तो जब कोई दूरी अनंत हो जाती है ना, तो फिर यहाँ पर कोई निश्चित दूरी तो रह नहीं जाती कि कहाँ से लेके आ रहे हैं, फोर्स कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक पॉइंट और कंसीडर कर लेंगे। एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे बी, यहाँ पे ये बी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। और ये जो बी पॉइंट है, और यहाँ पे बी पॉइंट कंसीडर, और यहाँ पे हम मान लेते हैं एक धन परीक्षण आवेश हम लेते आए हैं। ये धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट, थोड़ा सा बड़ा बना दे, क्यू नॉट, और ये बी पॉइंट है, एक, ठीक। तो जैसे जैसे हम इसके वैद्युत क्षेत्र के करीब इसको लेके आएंगे, वैसे वैसे इसके ऊपर लगेगा वैद्युत बल। अगर ये धन परीक्षण आवेश है और ये भी धन आवेशित है, तो इसके ऊपर लगेगा वैद्युत बल किस दिशा में, बाहर के, क्यों, इस दिशा में वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल।
तो प्रतिकर्षण बल की वजह से ये दूर भागेगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, है कि नहीं? तो अगर हम इसके द्वारा किया गया, अगर हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, बाहर बाहर से अगर हम इस धन प्रतिशत आवेश से फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बताओ जरा। इसको हम उधर नहीं ले जाने चाहते हैं, तो वो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, है ना? बाहर से लगाया गया फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। क्यों? तभी तो कार्य निकल पाएगा, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक क्यू धन परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल के कारण इसके अंदर विस्थापन हम मान लेते हैं, ये वाला जो आवेश है तो यहाँ तक है, छोटा सा हम दे लेंगे विस्थापन, ए बिंदु ले लेंगे, और ये ए बिंदु बी से डी एक्स दूरी पर स्थित है, ये मान के चलते हैं। ठीक, धन परीक्षण आवेश के ऊपर थोड़ा सा कार्य निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरे के लिए देंगे। सही बात समझ में? तो थोड़ा सा कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा विस्थापन लेंगे। विस्थापन की दिशा क्या होगी? विस्थापन की दिशा होगी इस तरफ, ये विस्थापन की दिशा है, और इसके ऊपर लगने वाला बाह्य बल की दिशा क्या होगी बताओ जरा। ये होगी इधर कितना, फिर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180। ये विस्थापन की दिशा है, वो उधर की तरफ विस्थापन की दिशा है, इधर की तरफ बल की दिशा है, तो बीच का कोण कितना हुआ? 180 हो गया। आगे समझ में? अब हम आगे बढ़े। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक एक्स ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक्स ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में एक्स ले लेंगे। किस कौन सी दूरी मैंने एक्स ली? जहाँ, हाँ, पी से ओ तक, ओ से पी, ये वो दूरी है, ये वो दूरी है जहां से हमको, या तो विस्थापन की दिशा क्या है? इधर है ना, और बल की दिशा इधर है, इस तरफ। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हमको थोड़ा सा कार्य करवाना है, ए की दिशा। ठीक है, तो ये एक्स। तो हम अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर लगने वाला वैद्युत बल का मान कितना होगा? तो उस वैद्युत बल को हम निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से, है ना? तो हम लिखेंगे अल्पांश, अल्पांश, बहुत ध्यान से समझना, कहीं पे अगर कोई दिक्कत है पूछ लेना। अल्पांश ए बी, अल्पांश ए बी पर, अल्पांश ए बी एक्स दूरी पर स्थित है, तो अल्पांश ए बी पर प्लस क्यू नॉट के द्वारा, प्लस क्यू के द्वारा, प्लस क्यू आवेश करेंगे, प्लस क्यू आवेश, एक मिनट, अनुपात ए बी पर स्थित धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल धन परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू आवेश के कारण, के कारण, कारण लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल, ये इस बल को हम ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम से। दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल को हम कूलाम के नियम से निकालते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। तो चार्ज के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण हो या फिर, ठीक है। तो कूलाम का नियम कहता है कि F इज इक्वल टू, यहाँ पे कूलाम का नियम तो लगाएंगे, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है ना, दोनों आवेशों के बीच। यहाँ पे एक आवेश है प्लस क्यू, है ना, और दूसरा आवेश है क्यू नॉट, है ना।
यानी कि Q1 का मान है Q, Q2 का मान है Q0। ठीक, अब बच्चे बीच की दूरी हम यहाँ से लेंगे, Q0 तो यहाँ पे है ना, एक्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये कहाँ से आया, ये आया कूलाम के नियम, ये लिख दो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ये हम पढ़ चुके हैं पहले लेसन में, विद्युत क्षेत्र और आवेश फलन। ठीक, वहां पढ़ लिया। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो कार्य निकाल लिया जाए, है ना। कैसे निकालेगा कार्य, देखो बी धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, आवेश धन परीक्षण आवेश Q0 को P से A तक ले जाने में किया गया कार्य। इसके ऊपर क्या लग रहा है, इस तरफ, ठीक है, बाह्य बल, बाह्य बल से नहीं लगेगा ना, बाह्य बल, बाह्य बल इधर लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बाह्य बल है, बाह्य बल ये है, ठीक है, F1, और ये बल है आंतरिक बल है, इसके द्वारा बल लग रहा है। तो इस आंतरिक बल के कारण इसमें यहाँ से यहाँ तक विस्थापन होने देते हैं, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन होने देते हैं, आंतरिक बल के कारण विस्थापन। तो हम बाह्य बल के द्वारा इसको संतुलित कर रहे हैं। अगर हम बाह्य बल को हटा लें तो ये इस तरह से इधर की तरफ मूव करेगा, है ना। और अगर हम बल लगा दें और का मान ज्यादा हो जाए तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा। F1 का मान अगर ज्यादा होगा तो आवेश इधर की तरफ जाएगा, F2 का मान अगर ज्यादा होगा तो आवेश इधर की तरफ जाएगा, है ना। तो इसकी उपस्थिति में जब विस्थापन इधर की तरफ होगा तो कितना कार्य होगा, इसकी उपस्थिति में F1 की उपस्थिति, तो F1 ही तो बाह्य बल है। क्यों, ये जो कार्य होगा वो छोटा सा कार्य होगा, छोटे से कार्य को हम लिखेंगे DW, ऐसे तो लिखेंगे। हालांकि कार्य का फार्मूला भी होता है, कार्य का फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये तो होता है, बल गुणे विस्थापन, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्य हो रहा है छोटा सा, क्योंकि dx दूरी है, dx बराबर, सॉरी dw लिख रहे हैं, dw बराबर ये वाला जो बल है, ये बल है, ये वाला, ये तो बल है। तो ये जो बल, क्योंकि जो इसके द्वारा इसके ऊपर बल लग रहा है बाहर के तरफ, जब हम इसको, हालांकि F1 और F2 में बाह्य बल में F1 का मान तो ज्यादा है, लेकिन जब हम छोटा सा विस्थापन ले रहे होते हैं तो ये लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, लेकिन जैसे हमको किसी वस्तु को धीरे से सरकाना है, बहुत धीरे से, इतना धीरे से पता ही नहीं चले, विस्थापन हुआ लेकिन इतना कम हुआ कि पता ही नहीं चलना, तो उधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स दोनों लगभग बराबर माने जाएंगे। क्यों नहीं लगेंगे, माने जाएंगे। क्यों, बिल्कुल वही चीज आ जाओ कि रास्ता कश्ती वाला खेल हो रहा है, रास्ता कश्ती वाली खेल में बराबर बल लग रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में, 10-10 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा उधर वाली पार्टी ने थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा बल लगा दिया, ठीक, बजरंग बली का नाम लेकर के थोड़ा सा ज्यादा बल लगा दिया और थोड़ा सा रास्ता इधर खिसक गया, तो वो जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वजह से जो जो बल लगे ना, वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हुआ है तो जो बल लगा होगा वो भी तो थोड़ा सा होगा, बहुत सूक्ष्म बल होगा, तो उस अंतर को हम अगर नेग्लेक्ट कर दे तब भी तो वो बल बराबर ही रहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है, जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा, लेकिन विस्थापन इतना कम है कि ये फोर्स और ये फोर्स लगभग बराबर मानेंगे, सही बात समझे। और जो ये वाला फोर्स है वो ये वाला फोर्स है, नहीं है भाई, इसको बाहर की तरफ धकेल कौन रहा है, यही वाला फोर्स तो धकेल, कूलाम के नियम वाला,
क्यों बताओ? ये वाला फोर्स इसको ढकेल रहा है इधर की तरफ, तो इस फोर्स बाय फोर्स यहाँ पे एफ लिखेंगे, ये वाला एफ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है पूछ रहे हैं, विस्थापन की जगह हम क्या लिखेंगे, डीएक्स लिखेंगे, बोलो ये तो लिखेंगे। हाँ, बी सी से ए की तरफ हम लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो कार्य अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य होता है निगेटिव। क्यों? क्योंकि एंगल जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं कह सकते हैं कार्य नहीं हो रहा है। बल अगर विस्थापन हो रहा है बल लग करके, चाहे वो हमारे द्वारा लग रहा हो और चाहे वो किस आवेश के द्वारा लग रहा हो, तो कार्य हो रहा है। यही बात समझ। अब क्या करें, अब यहाँ पे कॉस थीटा भी तो होता है कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा रखेंगे, थीटा का मान कितना आएगा, 180। तो डी डब्ल्यू बराबर होगा एफ डी एक्स कॉस 180। और कॉस 180 का मान कितना होता है बताओ, बताओ। नहीं नहीं, कॉस 180 का -1, कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तो डी डब्ल्यू बराबर आ गया माइनस का एफ डी एक्स, ये तो आएगा। क्यों भाई, कॉस 180 का मान -1 होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या अभी? कोई कंफ्यूजन है तुमको? कॉस 180 तो वैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 90, और साइन 90 का मान तो 1 होता है, तो माइनस होना आया कि नहीं आया? कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछा करो। अब क्या करें, अब हम एफ का मान यहाँ से तो आगे रख सकते हैं कि नहीं? एफ एफ ये वाला एफ का, तो समीकरण एक से एफ का मान ये देखो लिखा हुआ, एफ का मान इसमें रख दिया जाए, है ना? रखने पर, तो जब हम एफ का मान इसमें रखेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि डी डब्ल्यू बराबर जो है वो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है ना? और साथ में डीएक्स भी तो है पूरे में, तो ये हमने डीएक्स, ये आ गया। इसको कर दो चाहे समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 में कर दिए, ठीक है। अब देखो जरा, अब अनंत से इसी आवेश को लाने यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो जो हमने छोटा सा कार्य निकाला है, तो अनंत से जब लेकर के यहाँ तक आएंगे तो ये छोटे छोटे कार्य बीच में होंगे, बहुत इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कार्य, और जब हम यहाँ तक लेके आएंगे तो वो जितने भी छोटे छोटे कार्य होंगे सबके सब ऐड होते चले जाएंगे, नहीं होते चले जाएंगे। जैसे हम लखनऊ जाते हैं तो बीच में वो मिलता है ना किलोमीटर बताने वाला, कितने सारे किलोमीटर मिलते हैं, कि अब लखनऊ इतने किलोमीटर बचा, अब लखनऊ इतने किलोमीटर बचा, है कि ना? वो सारे के सारे अगर ऐड कर लिया जाए तो हमको टोटल डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगी। क्यों? तो ऐसे ही डीएक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो छोटे छोटे बहुत सारे वर्ग होंगे, उन सभी वर्ग को अगर हम सम करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो हमको आनंद से लेकर के यहाँ तक किया गया कार्य पता चल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, उसको हम ऐड कैसे करेंगे, कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए मैथ में एक तरीका होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा वो एक इन्फिनिट इंटीग्रेशन होगा, एक निश्चित समाकलन, समझ आएगा? तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्यू नॉट को अनंत से अनंत से यहाँ तक पी तक लाने में किया गया, पी तक लाने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। अब हम इसका क्या कर देंगे, इसको हम डब्ल्यू लिख देंगे, डब्ल्यू बराबर देखो कुल कार्य है तो डब्ल्यू लिख, इंटीग्रेशन लगा, ठीक है। और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू का करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक निश्चित समाकलन हमको करना है, और निश्चित समाकलन उसको कहते हैं जिसमें लिमिट होती है,
जिसमें लिमिट लगी हुई। इंटीग्रेशन का चिन्ह ये होता है, और इसके ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं, यहाँ जो लिमिट लगी होती है उसको लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, अच्छा लिमिट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखो जरा, किसके रिस्पेक्ट में हम कार्य कर रहे हैं, dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। x क्या है, दूरी है, विस्थापन है कि नहीं। विस्थापन का जो मैक्सिमम मान है वो कितना है, अनंत है कि नहीं। विस्थापन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, आर है। यहाँ तक ला रहे ना, है नहीं है। या कह लो कि अनंत पे विभव कितना होगा, 0 होगा। जब जैसे जैसे इसके हम पास आते जाएंगे विभव का मान बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, पी पे आएगी। वो कितनी दूरी पे है, आर पे है। यानी कि अपर लिमिट में हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट में लिखेंगे जहां पर विभव का मैक्सिमम मान होगा, वो अपर लिमिट में लिखा जाता है। समझ रहे हो ध्यान से। अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाली लिमिट में किसका मान लिखा जाता है, जहां पर विभव का मैक्सिमम मान होगा। तो मैक्सिमम मान विभव का कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ होगा। इन्फिनिटी पे 0 होगा ना। जैसे जैसे हम इसके पास आएंगे विभव बढ़ता रहेगा। यहाँ पे आएंगे विभव सबसे ज्यादा हो जाएगा। अरे यहाँ पे आएंगे तो विभव और बढ़ जाएगा। इतने करीब आएंगे विभव बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर विभव ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम मान डिस्टेंस वाला कौन सा हम लेंगे, आर लेंगे। यानी कि अपर लिमिट में हमको आर लिखना है, लोअर लिमिट में हमको क्या लिखना है, इनफाइनाइट। समझ रहे हो, ये लिमिट लगाना बड़ा झंझट हो जाता है बच्चों को, पता नहीं चलता लिमिट ऊपर क्यों रहेगा नीचे क्यों रहेगा, है कि नहीं। इनफाइनाइट नीचे क्यों है, क्योंकि लोअर लिमिट में वो वाला हम मान लेते हैं जिसमें विभव का मान सबसे कम होता है, वो होता है इनफाइनाइट पे। समझ गए। वो अपर लिमिट में हम वो वाले डिस्टेंस का मान लेते हैं जिसमें विभव का मान सबसे अधिक होता है, वो है आर दूरी पर। आगे समझ, इसीलिए तो अपर में आर और लोअर में इनफाइनाइट। लिमिट लगाना समझ में आ गया आप, चलो अब डी डब्ल्यू का मान यहाँ कैपिटल डब्ल्यू बराबर स्मॉल आर इनफाइनाइट, डी डब्ल्यू का मान होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट स्क्वायर और फिर dx। समझना धीरे धीरे ध्यान से। फिर देखो W बराबर, यहाँ पे माइनस को अंदर रखो, बाकी जो कांस्टेंट वाले टर्म है वो बाहर कर, जो भी कांस्टेंट। तो 1/4 कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति किलो प्रति कूलम स्क्वायर, ये तो होती है। तो इसको बाहर कर देंगे, और क्यू क्यू नॉट भी तो है, क्यू क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो क्यू क्यू नॉट बाहर जाएगा और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, पहले लिमिट लगा दो आर चेंज टू आर, और ये इनफाइनाइट लोअर लिमिट, तो यह जाएगा माइनस का ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। हमको 1/x² का इंटीग्रेशन करना, ठीक। चलो कर लेते हैं। W बराबर, ये लिख लो क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस x² को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर अगर इसको हम ले जाए तो माइनस का x⁻² हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। लिख सकते हैं ना, पावर जब ऊपर जाती है बिना कोई नियम लगाए, ऐसे ही पावर अगर ऊपर चली जाए तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। देखो माइनस +2 था, -2 हो गया। ये माइनस का पहले से ही लगा था माइनस। ये dx इसलिए लिखा था कि पता चल रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, ये dx का हमको इंटीग्रेशन थोड़ा करना, ये इसलिए लगा होता है ताकि ये पता चल जाए कि जो भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कौन चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है एक्स, डिस्टेंस चेंज हो रही है। अब क्या करें, अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, फार्मूला ये होता है, देखो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अगर कहीं पर x की पावर n है, जैसा कि ये लिखा x लिखा है, इसकी पावर देखो 2 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल x की पावर n जैसा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। अगर इसी का इंटीग्रेशन x के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इंटीग्रेशन। समझ में आया, ये फार्मूला है, ये बिल्कुल ऐसा फार्मूला है जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, a² + b² + 2ab।
पढ़ा है कक्षा 10 में, 9 में। वैसा ही फार्मूला ये भी है कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन x के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस, यानी कि ऊपर जो पावर है वही नीचे लिख दी जाती है हर में। ठीक, तो अब ये क्योंकि फार्मूला है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे या इसको क्राउड में वैसे बंद कर, ये फार्मूला है, इसको साइड में लिख देंगे, यहाँ लिख लेना साइड में। ठीक है, तो बताओ जरा W बराबर कितना होगा। W बराबर होगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मान कितना है, सबसे पहले तो माइनस लिखा हुआ है तो हम माइनस लिख देंगे, ये वाला माइनस तो रहेगा ना, माइनस। उसके बाद x लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे x की पावर n प्लस वन है तो माइनस 2 प्लस वन होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। फिर अपान यहाँ n प्लस वन लिखा हुआ है तो माइनस 2 प्लस वन होगा कि नहीं होगा, और इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। ठीक, तो इसको हल कर लो, तो W बराबर कितना आएगा, क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस x की पावर माइनस 2 से बन जाएगा, माइनस वन आएगा कि नहीं बताओ, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस वन आएगा। ठीक, ये आ गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, और ये x की पावर माइनस वन है ना, नीचे आ जाएगा तो प्लस वन बन जाएगा। तो W बराबर कितना आएगा, क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स। अच्छा, लिमिट भी तो चल रही है ना, लिमिट थोड़े गायब हो जाएगी, तो लिमिट के लिए हम इसको बड़े ब्रैकेट में ही रखेंगे, ऐसे ऐसे बड़े ब्रैकेट में, और लिमिट यहाँ लगाते रहेंगे, यहाँ आर और यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ आर और यहाँ इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ आर और यहाँ इनफाइनाइट। अब हमको क्या करना है, लिमिट यूज करना है। लिमिट कैसे यूज करते हैं, जहां x लिखा हुआ वहां पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जहां पे x लिखा वहां हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो ऐसे लिमिट रखी जाती है। ठीक है, यहाँ बता देते हैं इस जगह पे, देखो, तो W बराबर क्यू क्यू नॉट पान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये क्या होगा, मान 1 अपान आर होगा, आर स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर कहाँ है, एक्स हटा दो आर लगा दो, माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, बस लग गई लिमिट, हो गया लिमिट। लिमिट का काम ऐसे होता है, पहले अपर माइनस लगाओ फिर लोअर, कहाँ रखना है, एक्स की जगह रखना। ठीक, चलो W बराबर क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा 1 अपान आर, ये तो जीरो हो जाएगा, 1 अपान इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा पूरा। ठीक, कहो तो माइनस करके जीरो करे, चलो कर दिया। अच्छा, W बराबर इसको ठीक करके लिख दे, इसको ठीक करके ऐसे लिखा जाता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान आर, ठीक करके लिख दिया। इतने जूल कार्य किया गया कार्य निकल गया, अनंत से आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य इतना आ गया। ठीक, इंटीग्रेशन करके, लेकिन अभी विभव कहाँ निकला है, तो हम लिखेंगे इसलिए P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, अब वैद्युत विभव का फार्मूला हम लगाएं, V बराबर W अपान क्यू नॉट, ये तो होता है। अब यहाँ पे ये W का मान उठा के रख लेंगे, तो V बराबर W का मान है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान आर, और फिर अपान ये क्यू नॉट, तो V बराबर, अब इस क्यू नॉट को कहाँ जाना पड़ेगा, इस आर के बगल में, है ना, तो ये बनेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान आर इंटू क्यू नॉट, ये तो लिखेंगे। अब इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को हम काट देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान सिर्फ आर, स्क्वायर नहीं, सिर्फ आर, इतना ही विभव होता है, P पर इतना ही विभव आएगा। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हमको क्या पता चलेगा कि अगर कोई बिंदु आवेश है ना, और उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर अगर हमको वैद्युत विभव निकालना है तो हमको इस फार्मूले से पता चलेगा। इस फार्मूले से हमको दो चीजें पता चल रही है, क्या पता चल रहा है कि जो विभव होता है वो आवेश के, ये जो आवेश है ये वाला, जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र है, वो उसके डायरेक्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जो बोलो है कि नहीं है, प्रोपोर्शनल है,
इस आवेश का मान जितना ज्यादा होगा यहाँ पर विभव का मान उतना ही ज्यादा होगा। बोलो। और जो दोनों के बीच की दूरी है ना, उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी वी वी व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर। बोलो। ये दूरी जितनी ज्यादा होगी विभव का मान उतना ही कम होगा, अधिक नहीं, वो कम होगा। देखो देखो बटे में लिखा हुआ है, ये देखो व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये मान बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और समानुपाती में क्या होता है, अगर Q का मान बढ़ेगा तो V का भी मान बढ़ेगा। समझ में आई बात? बताओ बनना तुमको, लगाओ इसको, फिर रिवीजन भी तो करना है।